अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पेंडोरा लीक्स जो हैं, ज़ाहिर है उसके नतीजे में नाम सामने आए हैं। 700 अफराद के नाम जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन सुनते थे बहुत शोर, चीर के देखा तो दो कतरा खून निकला। ये नाम पहले भी थे, इससे पहले भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। जब पनामा लीक्स आए थे तो 450 अफराद के नाम शामिल थे, लेकिन वो 450 अफराद जो हैं वो कहीं पस मंज़र में गुम हो गए। अब 700 अफराद के नाम शामिल हैं, और जो बड़े नाम उभर कर सामने आए हैं, जैसे अलीम ख़ान हैं, मोहन्नस सलाई हैं, शौकत तरीन हैं। अब बहुत सी गुफ्तगू जो थी वो इस हवाले से होती रही थी। फैसल वाडा का जिक्र पहले भी आता रहा है, उनका नाम आ जाना कोई नई बात नहीं है। यही सिलसिला अलीम ख़ान के साथ भी वाबस्ता है। लेकिन देखना ये है कि क्या इसके बाद कोई कार्रवाई जो है वो होती है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक तहकीकाती सेल कायम किया है। इस तहकीकाती सेल की मुआवनत जो है वो नैब करेगा, FIA करेगा, FBR करेगा, और इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि क्या ऑफशोर कंपनी कानूनी थी और उसका सरमाया जो है वो कानूनी था। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान से बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां ख़रीदने वाले या बैरून मुल्क में जायदादें ख़रीदने वाले और जायदादें बनाने वाले अफराद की कोई कमी नहीं है। देखना ये होता है कि क्या ये तरीक़ाकार जो है ये दुरुस्त तरीके से हुआ है या इसमें कोई और रास्ता जो है ये अपनाया गया है। ज़ाहिर है कि अगर आप दुरुस्त तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अलावा इस तरह की जायदादें ख़रीदने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन चाहे फ़ौज से ताल्लुक़ हो, चाहे मीडिया से ताल्लुक़ हो, चाहे किसी और शोबे से ताल्लुक़ हो, जब ये पिंडोरा खुलता है तो सभी के नाम उछल कर बाहर आ गिरते हैं। लेकिन देखा ये गया है, और ये हमारी रवायत शायद बन गई है, कि एहतसाब का अमल जो है वो मफादात का यरगमाल है, और उसके नतीजे में कोई चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ती है, और रावी चैन ही चैन और सुकून ही सुकून लिखता है। कुछ कागज़ी कार्रवाई होगी, कुछ सिलसिला जो है इस हवाले से पूछताछ का होगा, और उसके बाद एक खामोशी सी छा जाएगी, और बात जो है वो माजी का हिस्सा बन जाएगी, ताआन के कि आपका बाजू मरोड़ना मकसूद ना हो। अगर वो मकसूद है तो फिर ज़ाहिर है कि मामला बहुत आगे तक जा सकता है, और उसके भयानक नताइज जो हैं वो भी निकल सकते हैं। ये वो लेकिन इस सारे वाक़यात में कुछ बुनियादी सवालात जो हैं वो उभर कर सामने आते हैं कि आखिर ऑफशोर कंपनी जो है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और अगर कानूनी तरीक़ाकार है तो फिर इसमें गैर कानूनी क्या है, और अगर गैर कानूनी है तो फिर इसकी पकड़ जो है वो किस तरीके से मुमकिन है, और क्या अगर आपके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं तो फिर आपको मसाइल जो हैं वो क्या दरपेश हैं। मेरे आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो इस हवाले से इंतहाई मोतबर हैं, और ज़ाहिर है वो टैक्स के अमूर के माहिर हैं। वो साबिक चेयरमैन FBR रहे, जनाब शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब, पहला सवाल तो आपसे यही है कि ये ऑफशोर कंपनी जो है इसकी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अगर रास्ता दुरुस्त है तो फिर ये वाया मीडिया इख्तियार क्यों किया जाता है, और अगर वाया मीडिया इख्तियार किया जाता है तो फिर ऑफशोर कंपनी कानूनी है, गैर कानूनी है, क्या सिलसिला है? देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये कि ऑफशोर जो है वो मेरी इंग्लैंड में भी हो सकती है। ऑफशोर का मतलब है कि कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, उसमें दुनिया में चंद एक जज़ायर हैं ख़ास तौर पर, जिसमें से बरमूडा है, बहामास है, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड है, आइल ऑफ मैन है। ये सारे आइलैंड्स हैं जिन्होंने एक रजीम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसके तहत आप अगर उन उन ममालिक में या उन जगहों पे अपनी कंपनियां बनाएं तो वो कंपनियां टैक्सेबल नहीं होती। उनके कानून में उन्होंने टैक्स की एग्जेम्पशन दी हुई है उन कंपनियों पे जो वहां फॉर्म होती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उन्होंने जो जिस तरह से पैसा आता है और जाता है उस पर जो रेगुलेटरी कंट्रोल होते हैं कॉर्पोरेट लॉ के या फॉरेन एक्सचेंज के, वो उन जगहों पर बहुत कम होते हैं।
और तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर कारोबार करना चाहते हैं और उनको पाकिस्तान से बाहर या किसी भी दुनिया के किसी मुल्क से बाहर कारोबार करना चाहते हैं बैनुल अक़वामी तौर पर, तो वो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि वो अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करें ये आइलैंड्स में जो कि टैक्स हेवन आइलैंड कहलाती हैं। तो ये इनमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। उससे क्या होता है कि वो इनकम ना पाकिस्तान में टैक्स होती है ना किसी वेस्टर्न कंट्री में टैक्स होती है, वो वहीं रहती है और वो टैक्सेबल नहीं होती, और वहां से उसको इस्तेमाल करते रहते हैं जायदादें खरीदने के लिए और चीजों के लिए इस्तेमाल होती रहती है। तो बुनियादी तौर पर इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि टैक्स की, इंटरनेशनल टैक्स की, पाकिस्तान टैक्स की नहीं, इंटरनेशनल टैक्स की बचत की जाए। और दूसरा जो कॉर्पोरेट की रेगुलेशंस हैं, एक्सचेंज की रेगुलेशन है, इंटरनेशनल, पाकिस्तान की बात नहीं कर, इंटरनेशनल रेगुलेशन से बचा जाए। तो ये इसलिए ऑफशोर कंपनी बनाई जाती है। दूसरी आ, बात जो बहुत अहम है वो ये याद रखिएगा, जितने भी मैंने कंट्रियों के नाम लिए हैं, बारबाडोस, बहामास, पनामा, ये आपका केमैन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ये सारे किसी ना किसी एस्टेब्लिश वेस्टर्न कंट्री की टेरिटरी होते हैं, मगर वो उनको अपनी कानूनी हद से बाहर निकाल देते हैं। वो ये जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, ये मलका बरतानिया के तहत आता है मगर इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। तो ये उन्होंने एक, आप समझ लें, एक चीज बनाई हुई है जिस तरह से वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इसमें रूट करते हैं। और ये हमने नहीं बनाया, ये उन लोगों ने बनाया है, हमारे लोग सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हैं। अब शबर जैदी साहब, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आपने जैसे कहा कि टैक्स से बचने के लिए ये तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार किया जाता है पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाने में, और आपने कहा कि रेगुलेटरी तरीक़ाकार भी वहाँ कमज़ोर है। या तो वाया इतने बड़े पैमाने पर आप रकम ले जा रहे हैं तो और डिक्लेयर करनी है तो वाया स्टेट बैंक ले जाएंगे, या फिर दूसरे बैंकिंग चैनल के अलावा कोई और चैनल जो है उसको अपनाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से जो सरमाया जा रहा है या जो गया है वो मैक्सिमम केसेस के अंदर गैर कानूनी है? ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट पे अगर किसी आदमी ने काम किया है ना पाकिस्तान में, मैं ये तारीफ में नहीं कह रहा, वो सिर्फ मैं हूं। और अगर आपको याद हो कि जब पानामा लीक आया था 2000, इस पे मैंने एक किताब भी लिखी है, उसका नाम है पानामा लीक, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो मेरी ट्विटर पे अवेलेबल है, कोई चाहे तो ट्विटर से मेरी डाउनलोड कर सकता है। मैंने इसको फ्री अपलोड कर दिया है कल रात को। तो जब ये पानामा लीक आया था तो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने सू मोटो टेकअप किया था, और उसमें उन्होंने दो आदमियों को एमिकस क्यूरी बनाया था जो हेल्प करने के लिए थे सुप्रीम कोर्ट की। और मैंने इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के सामने एज एमिकस क्यूरी इसको प्रेजेंट किया था। और मैंने साकिब निसार साहब को ये बात कही थी कि पैसा जो पाकिस्तान से बाहर गया है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम की कमजोरियों की वजह से गया है और हमारे मैकेनिज्म की वजह से गया है। अगर आप ये समझते हैं कि वो गैर कानूनी तौर पे गया है, तो अगर 100 रुपए गया है तो मैं आपको तकरीबन यकीन से कह सकता हूं कि 100 में से 80 जो है वो कानूनी तरीके से गया है, जो पाकिस्तान में राइज थे उस वक्त जब जिस जमाने में ये पैसे गए हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उस पर कोई राइट नहीं है कोई ये कह सके कि पैसा गलत तरीके से गया है। अब सवाल दूसरा ये तो हो गया जाने का सवाल। अब उस आदमी के पास वो पैसा रुपए में कहां से आया था वो एक अलग सवाल है, जब आप सवाल करेंगे मैं इसका जवाब दूंगा। मगर जो 1992 में मियां नवाज शरीफ साहब एक प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट लाए थे, जिसको मैंने जाके 2018 में थोड़ा सा सही किया था। उसके 1992 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में किसी किस्म का फॉरेन एक्सचेंज लॉ नहीं था। आप रुपया लेके जाएं, 10 करोड़ रुपए, मनी चेंजर के पास जाएं, एक्सचेंज कंपनी के पास, उससे कहें कि 10 करोड़ रुपए रखो, मुझे डॉलर दे दो, वो डॉलर आपको दे देगा। उस डॉलर को आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराएं और उसको आप बाहर रेमिट कर दें केमैन आइलैंड। ये टोटली लीगल है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और ये 2092 से लेकर 2018 तक चलता रहा। 2018 में मैंने इमरान खान के साथ मिलकर इसको बंद कराया। अब आपको फॉरेन करेंसी का जब आप ट्रांसफर करते हैं तो आपसे सवाल हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमने इसको रोका है, मगर अभी भी कुछ लूप होल मौजूद है। तो ये जो सारा
जो बकवास हुई है, जो सारा मैं इस मौजू के ऊपर मैंने कोई 100 आर्टिकल लिखे हैं मुख्तलिफ अखबारों में कि पाकिस्तान में ये सब कुछ क्या हो रहा है। और मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान में जो आपका डॉलर का रेट है और ये सब कुछ हो रहा है, इसका कोई ताल्लुक माशी जावियों से नहीं है। ये एक मैं इसको आसान अल्फाज में कहता हूँ, एक जुआ, एक अजीब सी चीजें हो रही हैं जो हमें पता है क्या हो रहा है, हम क्योंकि इस फील्ड के लोग हैं। तो आप ये आम नाज़रीन को समझा नहीं सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तो मगर कंक्लूड ये करता हूँ मैं आपको कि ये पैसा 80% 100 में से 80% जायज तरीके से गया है। जो पैसा नाज़रीन, मैं शब्बर ज़ैदी साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, शब्बर ज़ैदी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब, ब्रेक पर जाने से जो आप पहले बात कर रहे थे 80%, 1992 से 2018 तक हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रूल्स थे वो कमज़ोर थे और उसकी बिना के ऊपर जो कुछ होता रहा है वो कानूनी होता रहा है। और जाहिर है कि ये तमाम तर कंपनियां जो हैं ये इसी अरसे के अंदर जो हैं वो बनी हैं। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन सेल के नीचे एक तहकीकाती सेल कायम किया है जो इस बात की तहकीकात करेगा कि ये कंपनियां कानूनी हैं या नहीं हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं उसके नतीजे में तो फिर ये तमाम की तमाम कंपनियां कानूनी निकलेंगी। बिल्कुल निकलेंगी। तो इसलिए ये वज़ीर आज़म का सेल ये देखेगा, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये देख सकता है कि वो जो उसकी जो मेरी कंपनी है, तो वो मैंने पाकिस्तान में अपने वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर की है नहीं की है। पहला तो वो ये काम देखेगा कि ये जो कंपनियां बनी हुई हैं लोगों की, क्या इन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में पाकिस्तान में दाखिल की है या नहीं की है, पहली बात। दूसरा वो ये देखेगा जो पैसे गए हैं उसकी ट्रेल फॉरेन करेंसी अकाउंट से मौजूद है या नहीं है, मतलब वो उसको देख लेगा। अच्छा, और जो उसके अलावा है वहां पर उस पर तहकीकात कर सकता है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपने जब अपना इंट्रोडक्शन किया था तो आपने कहा था कि पिछली वाली जो पनामा लीक थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं, और मैंने जो किताब लिखी थी उसका नाम मैंने लिखा था पनामा लीक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और अगर आप आज उसको रिवाइंड करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसी पनामा लीक के केस में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो ये बात कहना सही नहीं है कि पनामा लीक जो थी नहीं। शब्बर ज़ैदी साहब, अब आपने जो बात नवाज शरीफ साहब की है, उधर तो इस्तदलाल ये है कि वो पनामा लीक्स पर नहीं गए, वो अकामा पर गए हैं। वहां भी ये कानूनी तौर पे साबित नहीं हो पाया। नहीं, मेरी बात समझे, गलत बात, ये बात आपकी गलत है। जो केस फाइल हुआ जिसके तहत अकामा निकला है वो भी पनामा लीक का ही केस था ना जी। वो आज तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके हैं। जो उनके फ्लैट्स हैं, जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स की कंपनी है, उसका मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगा था, उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। तो वो मनी ट्रेल उसमें एक लकूना जो अकामे का है वो अलग सब्जेक्ट है, मगर वो मनी ट्रेल तो आज भी अनएक्सप्लेन्ड है। तो वो केस तो कभी इसलिए मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका पनामा लीक ही है ना जी। और वो आज भी जो उसका इशू है वो अनएक्सप्लेन्ड है। उसमें कोई अगर आप खतरी खत को आप लेके बैठते हैं और चलाते हैं तो उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है ना कि पैसे कहां से आए। तो वो तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कहना कि पनामा लीक का कोई नतीजा नहीं निकला, मेरे हिसाब से वो बात ठीक नहीं है। नहीं, उसमें कहने का मकसद ये था शब्बर ज़ैदी साहब कि 450 लोग और भी थे। अगर उनकी तहकीकात शुरू हो जाती तो आज ये जो 700 लोग हैं इनको भी कोई फिक्र फाका होता कि हमारी भी तहकीकात होगी, हमसे भी पूछगिछ होगी। देखिए मेरी बात सुने, जब पनामा लीक का केस चल रहा था तो 3 मेजर केस चल रहे थे उसी पनामा लीक के तहत। एक केस था इमरान खान का जो कि अब्बासी ने किया था, वो जब अब्बासी था एमएनए पिंडी वाला, और एक केस था जहांगीर तरीन का। ये 3 मेजर केस चले थे पनामा लीक के अंदर, अगर आपको याद हो तो। जी। और 3 केस में से 2 केस में 2 आदमियों को सजा हो गई थी।
जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इमरान खान साहब वाला केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको उनकी फॉरेन कंपनी को एक्सेप्ट किया था, और वो केस इमरान खान का जो केस था वो मैंने ही रिप्रेजेंट किया था बिफोर द कोर्ट। अच्छा, इसमें शब्बर जैदी साहब ज़रा ये फरमाइएगा कि जो शौकत तरीन साहब का मौक़िफ़ है कि सरमायाकारी आनी थी, इसके लिए ऑफशोर कंपनी जो है उसका बनाई गई, फिर उसमें ना एक रुपया आया ना गया, वो खुद ही डोरमेंट हो गई, ख़त्म हो गई। क्या सरमाया का दो चीज़ों की वजाहत कीजिए, क्या सरमायाकारी के लिए ऑफशोर कंपनी की ज़रूरत होती है? नंबर दो, जो शौकत तरीन साहब इस्तदलाल दे रहे हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात आज कह रहा हूं, और ये शायद आप और मैं कभी 3-4 साल बाद अल्लाह ने अगर जिंदगी जो तो मिलेंगे, जिस दिन दुबई खुलेगा ना, जिस दिन दुबई की एफजेडी कंपनी खुलेंगी, तो ये आप 700 की बात कर रहे हैं ना, जो 700 बंदे पाकिस्तान निकले, ये 70,000 होंगे, बल्कि हो सकता है 7 लाख हों। आपका पैसा दुबई में पड़ा हुआ है बेसिकली। वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि दुबई का क्या किस्सा है, वो एक अलग कहानी है बिल्कुल। तो ये पनामा शनामा तो बहुत दूर के मुल्क है। हम सुबह शाम दुबई में हमारे लोग रोजाना 3 कंपनी बनाते हैं, 4 कंपनियां बंद कर देते हैं। तो ये तो दुबई की वजह से हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, वो आप समझ ही नहीं सकते, वो अलग बात है। अच्छा, कमिंग बैक टू शौकत तरीन साहब, देखिए जो शौकत तरीन साहब वाला केस है, जहां तक मुझे उसके बारे में पता है, ये जो पनामा कंपनी के बनाने की रिक्वायरमेंट होगी ना जी, ये उसकी नहीं होगी कि शौकत तरीन की। जो बंदा इन्वेस्टमेंट ला रहा है वो पनामा के थ्रू आना चाहता है बेसिकली। आप समझे मेरी बात? जो बंदा इन्वेस्टमेंट लाता है वो कहता है कि जी आप मुझे पाकिस्तानी कंपनी का शेयर नहीं बेचें, बल्कि आप मुझे पनामा कंपनी का शेयर बेच दें, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना है, या मेरी टैक्स प्लानिंग ये कहती है कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहूं और पाकिस्तान में दाखिल नहीं हूं। होता ही है सर, मैं दोबारा समझाता हूं आपको। एक पाकिस्तानी कंपनी है, उसकी ओनरशिप फॉरेन कंपनी के पास हो सकती है लॉ में। तो जो इन्वेस्टर आता है वो या तो पाकिस्तानी कंपनी के शेयर खरीद ले या वो फॉरेन कंपनी के शेयर खरीद ले। तो जो बाहर के इन्वेस्टर आते हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदें। उसके लिए पाकिस्तानी कंपनियां पनामा कंपनी बनाती हैं, क्योंकि वो उन बाहर वाले इन्वेस्टर के लिए लुक्रेटिव हो जाती हैं। ये इसका बुनियादी है। मैं शौकत तरीन वाले मैटर पे कोई मजीद गुफ्तगू नहीं कर सकता कि उनका जाती इशू है, मगर ये है। ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी भी मेजर कंपनीज हैं आज, जितनी भी मेजर लिस्टेड कंपनीज हैं आज, ऑल इनमें से बहुत सारी कंपनियों की ओनरशिप ऑफशोर कंपनियों के थ्रू आ रही है। आप उनकी लिस्ट उठा लें कि किसकी ओनरशिप किसके थ्रू आ रही है। आप लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट उठाएं और उनकी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर देखें, उसमें आपको पता लगेगा कि पाकिस्तानी कंपनियां कौन ओन कर रहा है। ये कंपनियां बहुत बड़ी तादाद में ऑफशोर कंपनियां ओन कर रही हैं, और ये एक हकीकत है, इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। शब्बर जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, आपको क्या लगता है कि ये तरीक़ाकार जो है ये दुरुस्त है, और क्या बिज़नेस के अंदर ऐसे ही होता है? और अगर यही तरीक़ाकार अपनाया जाना है तो फिर आप टैक्स बेस को हॉरिजॉन्टल बढ़ा रहे हैं, वर्टिकल बढ़ा लें, मामला तो वहीं रहेगा जहाँ पे है। सर आप मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो ये बताइए, मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था कि ये टैक्स हेवंस जो हैं, जो बने हुए हैं, ये किसने बनाए? मैंने तो नहीं बनाए ना। ये कॉर्पोरेट लॉ की अमेरिकन वाले जो इंग्लिश वाले हैं वो हमें इतना कहते हैं कि आप ये कंप्लाई करें, वो कंप्लाई करें, ऐसे करें, वैसे करें, तो वो ये सारे लॉ बरमूडा में या बीवीआई में क्यों नहीं अप्लाई कराते? देखिए इसकी साइंस जो है ना वो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। इसकी साइंस ये है कि जो डेवलपिंग जो दुनिया का मालियाती निज़ाम है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस मालियाती निज़ाम में मैं भी हूं और आप भी हैं, वो ये समझते हैं कि मेरा सरमाया महफूज है उन कंट्रीज में जो वेस्ट में फॉल करते हैं। अब मैं वेस्ट में सरमाया ले जाना चाहता हूं, ठीक है, मगर वेस्ट नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान के एक करप्ट या नॉन टैक्स पेयर वाले बंदे का पैसा लेके आऊं। तो उसने एक बड़ा अच्छा ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। उसका मतलब ये होता है कि उसको कहता है तुम पैसा ले आओ, मगर तुम्हारी कंपनी बहामास की होगी या बरमूडा की होगी। मेरी बात मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको बात समझ आएगी। अगर मैं एक कंपनी बनाता हूं कि मैं
ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में $1 मिलियन की, तो मैं वहां कैपिटल डालूंगा तो कंपनी बन जाएगी, तो मैं $1 मिलियन ट्रांसफर करूंगा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। आपके ख्याल में वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रहेगा पैसा? वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का बैंक अगले दिन उसको न्यूयॉर्क या लंदन ट्रांसफर कर देगा। तो अब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान का करप्ट, बेईमान, चोर जो इन्वेस्टर है वो तो बीबीआई में बैठा हुआ है और उसका पैसा अमेरिकनों को साफ सुथरा मिल गया। ये उनका एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड ड्रामा है जिसको उन्होंने रखा हुआ है। आफ्टर 9/11 उनको अंदाजा हो गया है कि ये नहीं चल रहा, इसलिए ये ओवर द टाइम उसको डिस्करेज कर रहे हैं। ये ICIJ वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे। ये अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज इन टैक्स हेवंस को खत्म करना चाहते हैं। ये उसकी एक मूव है जिसके तहत वो आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी जब लीकेज करते हैं तो अब जो लोग 2 नंबर लोग इसमें पैसे डालते हैं वो डिस्करेज होते हैं, और आप देखेंगे कि 5-10 साल बाद ये टैक्स हेवंस खत्म हो जाएंगी क्योंकि अब ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा शब्बर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शबर जैदी साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि अब ये जो टैक्स की जन्नतें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान से जो सरमाए की फ़्लाइट होती है उसमें फ़र्क पड़ेगा? ये ऑफशोर कंपनीज़ जो हैं ये बनना बंद हो जाएंगी या फिर कोई और तरीक़ाकार जो है वो निकलेगा जिसके तहत आखिर ये करप्शन का पैसा तो बेशुमार है। मैं दुबई की तरफ इसके बाद आता हूँ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए आप अगर ये लिस्ट कंपनी की लिस्ट उठाएंगे ना जो आपको पंडोरा लीक्स आई है या पनामा लीक आई है, तो आप उस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की डेट देखिएगा, जरा गौर करिएगा। वो 2012, 11, 7, 8, 9, 10 है, और आपको बहुत कम कंपनियां मिलेंगी 15, 16 के बाद, 17, 18 के बाद। वो जो हेवंस वाले एरियाज हैं वो अब डिस्करेज होते गए हैं और अब उसकी जगह ले ली है यूएई ने, और यूएई अब आपकी डेस्टिनेशन है। और पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो यूएई में पार्क हो रही है, और वो जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है वो वहां पार्क कर रहा है और वहां से आगे भी ले जा रहा है और वहां भी पार्क कर रहा है। और पाकिस्तानी नहीं है, यूएई में पाकिस्तानी है और इंडियंस है और ईरानीज है। अगर ईरानी, पाकिस्तानी और इंडियन इन्वेस्टर यूएई से निकल जाए तो यूएई की सारी रियल एस्टेट खत्म हो जाएगी अगले दिन। कि आपको क्या दिखाई देता है कि यूएई में या दुबई की आप जो बात कर रहे हैं, ऑफशोर कंपनीज में जितना पैसा है उससे ज़्यादा पाकिस्तान की जो करप्शन से कमाया हुआ सरमाया है वहाँ पे पार्क्ड है? देखिए, मैंने जो किताब लिखी थी, जब मैंने ये किताब लिखी थी ये जो अपनी पनामा लीक के बाद, उसमें मेरा एस्टिमेट ये था कि पाकिस्तानियों का 120 अरब रुपए इस वक्त, पाकिस्तानियों का 120 अरब डॉलर मुल्क से बाहर है, और वो ऑफशोर कंपनियों में नहीं है बल्कि वो ज्यादातर रियल एस्टेट में है, दुबई में और लंदन में और सिंगापुर में। तो 120 बिलियन डॉलर है। और अगर आपको याद हो तो इसाक डार साहब ने एक समरी कैबिनेट में मूव की थी जिसमें लिखा था कि पाकिस्तानियों का 200 बिलियन डॉलर है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि फिगर गलत है। पाकिस्तानियों का तकरीबन 150 से 120 से 150 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से बाहर है, और वो आज भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक्यूमुलेट हो रहा है, और उसको हम लेते। मैं आपको बड़ा आसान, अदीब साहब, एक बड़ा आसान नुस्खा बता दूं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। जो भी आपके 2 इदारे थे, आपको याद होगा, एक होता था एनडीएफसी, एक इदारा होता था पिकिक, एक इदारा होता था आपका आईसीपी वगैरह, आईडीबीपी। जितने भी प्रोजेक्ट आपके लगे हैं इन सेक्टर में जो बिजनेसमैनों को और सियासतदानों को दिए गए हैं, उनमें जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी आती थी उसमें से आप समझे कि एक स्टैंडर्ड रेट है कि 10% कमीशन उस मालिक के, उसका आदमी के नाम पर बहामास में या बीवीआई में क्रेडिट हो जाता था, वो वहीं रह जाता था। ये पाकिस्तान का
ये सबसे बड़ा जो हेड है वो ये है, जो पाकिस्तान पैसा कभी आया ही नहीं। ये वो कमीशन है जो हमारे बिजनेसमैन, हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे ले रहे हैं, जो बाहर के सप्लायर्स इनको दे रहे हैं। मैं आपको इस पे एक बात और ऐड कर दूं। देखिए, ये जो कमीशन देने वाला कौन है, आपको अगर याद हो तो एक बहुत मशहूर और मारूफ केस है कोटेगना एसजीएस का, अगर आपको याद हो तो। जी जी, एक बेनजीर भुट्टो के जमाने में एक केस था कोटेगना एसजीएस। तो कोटेगना वाले, एसजीएस वाले कहते थे कि हमने एक कमीशन दिया है एक गवर्नमेंट की पार्टी को, और वो पैसा बाहर क्रेडिट हुआ है। तो ये जो पैसे आपको नजर आ रहे हैं, इसमें हमें जो चीज हमें पकड़नी है वो ये है कि क्या ये वो तो कमीशन का पैसा तो नहीं है जो बाहर क्रेडिट हो गया। इसलिए जो पब्लिक ऑफिस है वो इसमें रेलिवेंट है। बिजनेसमैनों के पास, अगर बिजनेसमैनों ने ये पैसा बाहर भेजा भी है, कमीशन भी लिया है, वो उनका अपना कारोबार है। अगर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में से पैसे बाहर रखे गए हैं, वो ज्यादा बड़ा है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं उसमें हमारे यहाँ बेतबार लूप होल है, और वो हमारा मसला है। और ये हमारा मसला नहीं है, ये दुनिया की तमाम अंडर डेवलपिंग कंट्री का मसला है। आपको याद होगा बोफर्स का केस आया था राजीव गांधी के खिलाफ। ये गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट होती है अंडर डेवलपिंग कंट्री में। अच्छा, इसमें शबर जैदी साहब, मेरे पास बड़ा महदूद 2 मिनट रह गए हैं। आप ये फरमाइएगा कि 450 लोग थे पनामा के, 700 लोग हैं पेंडोरा लीक्स के। अब वज़ीर आज़म ने एक तहकीकाती सेल कायम कर दिया है, FBI है, FIA है, NAB है। आपको लगता है कोई नतीजा निकलेगा? यार मुझे एक बात बताएं, ये जो आदमी जिन्होंने ये FBI, FIA और ये NAB के बंदे जिनको इसमें लगाया गया है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ उन्होंने कभी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड देखा भी नहीं होगा। उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता भी नहीं होगा। देखिए, ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, ये हमारी फील्ड है। हम प्रोफेशनल इंटरनेशनल अकाउंटेंट्स हैं, हमें ये चीजें रोजाना सुबह शाम नजर आती है। और ये चीज आपको दुनिया में फिंगर टिप पे होती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मगर ये तहकीकात FBI, FIA नहीं कर सकती। ये तहकीकात अगर आपको करानी है तो फिर मसला वही आता है कि पैसे कौन देगा। ये तहकीकात आप किसी इंटरनेशनल अकाउंटिंग फर्म को दें, और वो आपको 5 मिनट में निकाल के दे देगा। अब FIA को आप दे देंगे, उसको तो ये पता है, उसको 4 दिन समझने में लगेंगे कि होता क्या है ऑफशोर कंपनी। बात ये है कि ये मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी नॉलेज बेस है, मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, जो हमारा नॉलेज बेस है अकाउंटेबिलिटी इदारों का, वो इतना कमजोर है। उन बेचारों का क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, ये कोई कच्चे कागज नहीं है, ये पक्के कागज है। तो उसमें आप कैसे निकालेंगे कि सोर्स क्या है, ट्रेल क्या है, कहां से कहां जा रहा है। तो ये काम करने की सलाहियत मैं समझता हूं, मेरे जाती व्यू में, इसको हमें अगर करना है, अगर कुछ करना है तो इसको किसी और तरीके से करना पड़ेगा। ये जो आपने बिल्कुल शुरू में बिल्कुल सही कहा कि कमेटी बनेगी, 3-4 देखेंगे, कुछ 2-4 के रिटर्न वगैरह ले लेंगे और मसला उस तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, सवाल मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब। नाजरीन, ये थे शबर जैदी साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।